शुरुआत करते हैं राज्यों की खबरों से। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह समिट गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक चलेगा। इसमें कई देशों के कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान की भागीदारी नहीं होगी। गुरुवार को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पीएम पहुंचे। 18 जनवरी दोपहर को पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। इसमें भारत और विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। और मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में 1 महीने से ज्यादा अरसे से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने पहला शव निकाला है। बताया जा रहा है कि एक मजदूर की डेड बॉडी खदान के 200 फीट अंदर मिली है। इस अवैध खदान के अंदर 15 मजदूर फंसे हुए थे। खनिकों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। नेवी के गोताखोरों ने पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले की खदान में फंसे एक मजदूर का शव निकाल लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि बाकी मजदूरों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और मुंबई में डांस बार पर लगी रोक हटा ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ डांस बार पर लगी रोक हटा दी है। डांस बार अब रात 11:30 बजे तक खुल सकते हैं। शर्तों के मुताबिक अब यहां ग्राहक टिप दे सकते हैं, लेकिन डांसर्स पर नोट नहीं उछाल सकते। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर से डांस बार खुलने का रास्ता साफ हो चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि मुंबई में नए सुरक्षा नियमों के साथ डांस बार दोबारा से खोले जा सकते हैं। डांस बार अब 11:30 बजे तक खुलेंगे। कोर्ट ने देखिए कुछ कंडीशंस अपील की है और कुछ कंडीशंस डाइल्यूट की है। अब जो कंडीशंस अपील की है वो है ऑब्सिन डांस। जो एक्ट में कहा गया है तो ऑब्सिन डांस इज नॉट परमिटेड या प्रोहिबिटेड है वो। सेकेंडली कोर्ट ने जो स्टेट ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो उसको भी अपील किया है। पर कुछ कुछ कंडीशंस कोर्ट ने कहा है कि अनरीजनेबल है। जैसे 1 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए कोई रिलीजियस प्लेस या स्कूल से, तो उसे हटाया गया है। सीसीटीवी की एक कंडीशन थी, उसको भी हटाया है क्योंकि वो प्राइवेसी का वायलेशन करती है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। बाकी सरासर ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफ़ी राहत है। एक्ट अपील्ड किया है एक महीने में, और अभी जो डांस बार ओनर कंडीशंस कंप्लाई करेगा उसे हम लाइसेंस देंगे। यानी आप वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उसने बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की प्राइवेसी का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि डांस बार में सीसीटीवी कैमरों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों की निजता का उल्लंघन करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने डांसिंग एरिया को बाकी एरिया से अलग रखने की बात भी कही। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे अहम बात की वो ये कि डांस बार में पैसों की बारिश करने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही यहाँ शराब परोसी जा सकेगी, लेकिन अश्लील अंदाज में डांस नहीं होगा। बता दें कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है। वहीं इस मामले में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आता है और ये गैर कानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है।
दरअसल डांस बार मालिकों को किसी भी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था से 1 किलोमीटर की दूरी पर डांस बार बनाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद डांस बार मालिकों की ओर से इस तरह के प्रतिबंध पर आपत्ति जताई गई और मामला कोर्ट में पहुंच गया। उन्होंने दावा किया है कि बड़े शहरों में इन नियमों का पालन करना संभव नहीं है। इससे पहले पिछले साल 30 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में आरएलडी को सम्मानजनक सीटें मिलने के बाद पश्चिमी यूपी में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की कुल 22 सीटें हैं। इनमें 3 सीटों पर आरएलडी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, जबकि हाथरस की सीट पर सपा के सिंबल पर आरएलडी का प्रत्याशी लड़ेगा। लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे देश की राजनीति भी बदल रही है और पल पल बदल रहे हैं सियासी समीकरण। सत्ताधारी बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता की चाबी सौंपना चाहती है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के केंद्र से हटाने के लिए महागठबंधन की कवायद में जुटी हैं। लेकिन विपक्षियों के महागठबंधन को उस वक्त झटका लग गया जब सबसे बड़े राजनीतिक राज्य यूपी में सपा बसपा ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का वादा किया और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की नो एंट्री कर दी। सपा बसपा ने पिछले दिनों 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जबकि 4 सीटें बाकी दलों के लिए छोड़ दी। और अब सपा बसपा गठबंधन में तीसरी पार्टी के रूप में आरएलडी की एंट्री हुई है। सपा बसपा गठबंधन ने आरएलडी को पहले 2 सीटें देने की बात कही थी, जिस पर अजीत सिंह राजी नहीं थे। वो 4 सीटों की लगातार मांग कर रहे थे। इसको लेकर बुधवार को आरएलडी नेता जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में बैठक हुई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 3 दलों के बीच सीट को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर तीनों दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। पश्चिम यूपी में लोकसभा की कुल 22 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर आरएलडी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, जबकि हाथरस की सीट पर सपा के सिंबल पर आरएलडी का प्रत्याशी लड़ेगा। वहीं पश्चिम यूपी की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 11 सीटें मायावती की बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। सीटों के बंटवारे का अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए अखिलेश, मायावती और चौधरी अजीत सिंह जा सकते हैं। इनके वापस आने पर सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि बीएसपी के खाते में पश्चिम उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और अलीगढ़ लोकसभा सीट गई हैं, जबकि पश्चिमी यूपी की बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा लोकसभा सीट पर गठबंधन की तरफ से चौधरी अजीत सिंह की आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के खाते में पश्चिम यूपी की हाथरस, कैराना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा लोकसभा सीट आई है। फिलहाल यूपी में 2019 के लिए सियासी रण सज चुका है। नेताओं की रैलियों का दौर भी शुरू हो गया है। नेता वोटरों को लुभाने के लिए जहां खुद को बेहतर बता रहे हैं, तो विपक्षी खुद को साबित करने के लिए गठबंधन की गांठ बांध रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कौन उनका हितैषी है और कौन नहीं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने उनके भतीजे आकाश के बारे में मीडिया में आ रही खबरों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बसपा के खिलाफ साजिश रची जा रही है। आकाश के बारे में गलत खबर दिखाई गई है। आकाश को सस्ती राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। जातिवादी मानसिकता के कारण गलत खबरें दिखाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर साजिश को बेनकाब कर मुंह तोड़ जवाब देंगी। श्री आनंद कुमार के बेटे श्री आकाश को, जो अपने माँ बाप के साथ मेरे साथ ही दिल्ली में रहता है, उसे लखनऊ के कुछ कार्यक्रमों में मेरे साथ दिखने पर उसको तुरंत ही कुछ मीडिया द्वारा सस्ती राजनीति का शिकार बनाने का षड्यंत्र जो किया गया है, ये अति निंदनीय है। वैसे तो सर्वविदित ही है कि देश में जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली पार्टियों को बीएसपी व सपा के गठबंधन से जो काफी ज्यादा बौखलाहट व सत्ता हाथ से जाने की बेचैनी है और उसका राजनीतिक तौर पर सीधा मुकाबला नहीं कर पाने के कारण ही तो अब वे लोग वैसी ही संकीर्ण व जातिवादी
मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया के माध्यम से सस्ती व घिनौनी राजनीतिक षड्यंत्र पर उतर आए हैं, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी हमें आता है। हम दब्बू किस्म के लोग नहीं हैं कि सुनकर बैठ जाएंगे, घबरा जाएंगे। उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी हमें आता है। अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर उसे संघर्ष से जोड़ने व उससे सीखने का अवसर जरूर अब मैं प्रदान करूंगी। ये सोच रहेंगे कि मैं किनारे कर दूंगी, लेकिन मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की शिष्या हूं, इसलिए जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में ही अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर व उसे संघर्ष से जोड़ने एवं उससे सीखने का अवसर जरूर प्रदान करूंगी। और इस संबंध में कुछ जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता वाले मीडिया को अगर तकलीफ होती है तो हो, इसके हमारी पार्टी को कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही इस संबंध में दूसरी पार्टियों तथा इनके नेताओं द्वारा परिवारवाद को खुले तौर पर बढ़ावा देने पर ऐसे जातिवादी मीडिया के लोग अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, ये भी देश की आम जनता अच्छी तरह से जानती है। और इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार के समय में इसी प्रकार की संकीर्ण व जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया वालों ने अपने आप को काफी निचले स्तर पर गिराकर मेरे चप्पल व सैंडल आदि के संबंध में भी काफी गलत व मिथ्या खबर फैलाकर जनता को भ्रमित करने का ये घिनौना राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जो कि जग जाहिर है। और अब वही लोग या इस किस्म के लोग ही, मीडिया के इस किस्म के लोग ही मेरे भाई के लड़के श्री आकाश के। चलिए यूपी से अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी साजिश कर रही है कांग्रेस को गिराने की। मध्य प्रदेश से आते बीजेपी के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर से बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि एमपी में आप लोग हमारी सरकार चलने नहीं देना चाहते हैं। नहीं, मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त हुआ है, लेकिन तकनीकी रूप से हमारी 3-4 सीटें पीछे रह गईं। इसके कारण कांग्रेस की सरकार है। लेकिन लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से जो जनता का निर्णय होता है उसको स्वीकार करना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया है। कांग्रेस अब सरकार में है। कांग्रेस को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सर्व कल्याण की योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ वो सारे लोगों को दे, और जो घोषणाएं उन्होंने की हैं उन घोषणाओं पर तत्काल अमल होना चाहिए। जनता को गुमराह करने की कोशिश उनके द्वारा नहीं होनी चाहिए। पहले महागठबंधन से कांग्रेस को यूपी में बाहर किया, अब उसके बाद पश्चिम बंगाल की रैली में भी राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनको वहां से न्योता नहीं मिला है। कांग्रेस तो देश भर में अप्रासंगिक हो रही है और राहुल गांधी का नेतृत्व उसको और अप्रासंगिक बना देगा। राजनीति में कुछ मूल्य हुआ करते थे जिन मूल्यों का सभी लोग पालन करते थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने तय कर लिया है कि मैं राजनीति में जितने मूल्य उनके पुरखों ने और भारतीय राजनीति के तमाम सारे मनीषियों ने स्थापित किए वो सबको छार-छार कर देंगे। इसको जनता समझ रही है और वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर नरेंद्र सिंह तोमर बता रहे हैं कि जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है उसमें कांग्रेस एकदम सीन से बाहर होती जा रही है लगातार। कैमरा पर्सन रोहित के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। प्रयागराज में चल रहे कुंभ 2019 में श्रद्धालुओं समेत देश के शीर्ष नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कुंभ पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति कोविंद ने कुंभ मेले में व्यवस्थाओं को लेकर सीएम और राज्यपाल की सराहना की। राष्ट्रपति ने प्रयागराज में लोगों की उदारता की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े आयोजन से स्थानीय लोग कठिनाइयों और प्रतिबंधों का सामना करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के महत्व को महसूस करते हैं। उनके विश्वास के प्रभाव को दिखलाता है। सीएम योगी ने कहा, कुंभ के जरिए हम स्वच्छ कुंभ और पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रम का संदेश देना चाहते हैं।
से आप सभी को सुबह का अभिवादन। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय संगम क्षेत्र में पधार रहे हैं। उनके साथ में हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और महामहिम राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं। और इन तीन यूपी के पहले प्रवासी भारतीय दिवस के लिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तैयारियां अंतिम चरण में है। 21 से 23 जनवरी तक वाराणसी में होने वाले 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय में 7,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय इकट्ठा होंगे। इसके लिए बनारस के लोगों ने अपनी तैयारियां कर दी हैं। काशीवासियों ने प्रवासी भारतीयों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। कई बड़े नाम ऐसे हैं जो बनारस के लोगों के साथ उनके घरों में रहेंगे और मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम संसद के मेंबर राजेंद्र पाल लूंबा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इकोनॉमिक एडवाइजर गीता गोपीनाथ का है, जो कि बनारस के नामी परिवारों में से एक दीपक मधोगा के घर रुकेंगे। बनारस में इस परिवार की तरह कई और परिवार भी हैं जो प्रवासी भारतीयों को बनारसी कल्चर से रूबरू कराएंगे। शामली जनपद में एक बार फिर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान की गई फायरिंग में एक दर्जन व्यक्ति की मौत हो गई। मामला शामली जनपद के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के घड़ी का है, जहां पर रालोद नेता और जिला पंचायत सदस्य मुकेश सैनी के बेटे आकाश की शादी हो रही थी और शादी के दौरान घुड़चढ़ी का प्रोग्राम था। तभी प्रदीप नाम का व्यक्ति आया, अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग करने लगा, जहां शादी में शामिल होने आए सूरज को सर में गोली लगी, हालत गंभीर बनी। एक ही है भाई। घटना जी वहाँ पे जा रहा था, जो घोड़ी चढ़त होते हैं क्या, उसे देखने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे एक लड़का आया और गोली मार के भाग गया। उस वहीं पे था उस टाइम पे। तो मतलब घुड़चड़ी में हर्ष फायरिंग हो रही थी, क्या हो रहा था जी? हर्ष फायरिंग हो रही थी, किस तरह से मतलब गोली चली वहाँ पर? फायरिंग चल रही थी, बहुत और भी बंदे थे, कितने ले रहे थे, फायरिंग चल रही थी। कि घुड़चढ़ी पे जैसा नाच गाना हो रहा था और नाच गाने के टाइम पे एक लड़का ने हर्ष फायरिंग करी और हर्ष फायरिंग करते हो गोली एक दूसरे लड़के के पड़ोस में लगी और उससे तुरंत वहाँ से हम लेके सामने आए, यहाँ से रेफर किया मेरिट के लिए, मेरिट जाते हुए एक्सपायर और गोली उसके सिर में लगी। तो शादी में मतलब हर्ष फायरिंग चल रही थी? हाँ, उसी लड़के ने करी, चल तो नहीं, उसी लड़के ने फायरिंग करी, उसी में वो दुर्घटना। तो पकड़ा गया है अभी तक? है जी, लड़का पकड़ा गया है अभी? हाँ, डॉक्टर गढ़ी पुख्ता। मुरादाबाद पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता कासिम सैफी की अपहरण हत्या का मामला सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक कासिम सैफी की हत्या सुपारी देकर की गई। वारदात को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। इसलिए 3 माह पहले सपा नेत्री अलका दुबे ने एक आरटीआई डलवाने के बहाने कासिम से दोस्ती की। इसके बाद उसे मीठी मीठी बातों में फंसाया। कासिम की हत्या सपा नेत्री ने अपने करीबी विकास और विकास के साथ विशाल के साथ मिलकर की। क्षेत्रांगत एक व्यक्ति कासिम, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट था, उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 29/12 को। इसको मुकदमे में दर्ज किया गया था 3/1 को। इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमें पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है एक विकास चौधरी द्वारा, जिसको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया था। किंतु इसमें और विवेचना जब की गई तब इसमें और भी लोगों के नाम आए, जिनको गिरफ्तार करके हमने आगे की कार्रवाई की है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अभी तक की विवेचना से जो बातें सामने आई हैं उनके अनुसार एक व्यक्ति हारून प्रधान, जो कि पागबड़ा क्षेत्रांगत रहता है, उसके कहने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इसमें एक महिला अलका दुबे भी शामिल है, जिनके द्वारा